Yes, welcome back to the session, students. Now, previous वीडियो में हमने कंप्लीट किया था फाइल सिस्टम क्या है, देन टेप बेस्ड एंड डिस्क बेस्ड फाइल सिस्टम्स के बारे में बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन था हमने लिया था. देन फाइल सिस्टम क्या थे? फाइल सिस्टम वो मॉड्यूल है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमें हमारे डेटा को, हमारे इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स मैनेज करने में हेल्प करता है. दैट मीन्स वी कैन क्रिएट फाइल्स एंड फोल्डर्स. आवर डेटा इज मैनेज्ड इन टर्म्स ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स फॉर द यूजर लाइक. ओके, सो नाउ नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था टू टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम, वो थे टेप बेस्ड एंड डिस्क बेस्ड. ओके, टेप बेस्ड एंड डिस्क बेस्ड. नाउ नेक्स्ट उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ डिस्क बेस्ड सिस्टम्स ओवर टेप बेस्ड सिस्टम्स, ये भी हमने देखा था. देन फाइल क्या था? फाइल क्या है? फाइल मैंने पहले भी आपको बताया, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. दैट इंफॉर्मेशन कैन बी अल्फाबेटिक, इट कैन बी न्यूमेरिक, इट कैन बी अल्फा न्यूमेरिक. ओके, देन नेक्स्ट क्या है अभी? फाइल साइज. यहाँ पर दिस इज द अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज फाइल. For each created file by the operating system, it maintains a directory entry. ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे हमारी फाइल क्रिएट होती है, डायरेक्टरी एंट्री आती है उसकी कि ये फाइल कब क्रिएट की, किसने क्रिएट की, हु इज द ओनर, व्हाट इज द टाइप ऑफ द फाइल. सो इट मेंटेन्स अ डायरेक्टरी एंट्री कॉल्ड एज वॉल्यूम टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें ये फाइल का साइज, नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो उस फाइल को यूज कर रहे हैं, फाइल का लेंथ क्या है, फाइल का ओनर क्या है, फाइल एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक क्या है. एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक मीन्स जहाँ पर एक्चुअली इसको हार्ड डिस्क में स्टोर किया हुआ है उसके फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस. ना उस ब्लॉक वगैरह पे मैं आती हूँ वापस से. एंड देन टाइप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, डेट्स, यूजेज काउंट. सो ऑल दिस इज मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द डायरेक्टरी एंट्री. नाउ देन उसके बाद हमने देखा था फाइल ऑपरेशंस, क्रिएशन ऑफ फाइल, राइटिंग अ फाइल, रिवाइंडिंग अ फाइल, रीडिंग अ फाइल एंड डिलीटिंग. नाउ नेक्स्ट जो आज हमें कवर करना है दैट इज ब्लॉक. नाउ ब्लॉक क्या है? सी फॉर आर फ्रॉम आर पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे लिए हम जो डेटा स्टोर डेटा बना रहे हैं, फाइल इंफॉर्मेशन ये सब बना रहे हैं, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ फाइल, राइट. हमारे लिए ये एक्स फाइल है, ये वाई फाइल है, ये जेड फाइल है, इसमें ये डेटा स्टोर है. बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी डेटा को ब्लॉक्स, सेट ऑफ ब्लॉक्स में देखता है. So what is a block? It is a unit of data which the operating system defines for the sake of its convenience. खुद की कन्वीनियंस के लिए. हमारी फाइल है, हमारी फाइल जितने भी केबी की है, उसको सपोज फाइल को 5 केबी चाहिए, उसके हिसाब से उसमें से 10 ब्लॉक्स है या 20 ब्लॉक्स है, मतलब इट व्यूज द फाइल इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक for the convenience. Okay, so normally operating system also keeps all its data structure in terms of block. जो भी डेटा हमारा स्टोर होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स, that is in the form of blocks. Okay, और आप समझ में आएगा धीरे धीरे, ध्यान देंगे तो. Operating system would view the disk as comprising of number of blocks. डिस्क को भी क्या देखता है कि डिस्क में डेटा के ब्लॉक्स पड़े हुए. ओके, क्योंकि देखिए हमारी फाइल का जो साइज है वो पता नहीं है, इट इज अनप्रेडिक्टेबल. हमारा आज फाइल का साइज होगा कम, उसके बाद वापस उस फाइल में डेटा और एंटर हो रहा है तो ज्यादा फाइल का साइज हो सकता है. बट अगर फाइल्स को फाइल की तरह देखेगा तो इट विल बी लेस कन्वीनियंट. ओके, फाइल को इट सीज द फाइल इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स. मतलब अभी इस फाइल में 4 ब्लॉक है, अगले दिन आपने उसमें फाइल में और एडिशन किया तो 2 ब्लॉक्स और डेटा के 2 ब्लॉक्स ऐड हुए, तो 2 और ज्यादा डेटा ऐड हो गया, मींस और ज्यादा 2 ब्लॉक्स उसको अलॉट करने पड़े. सो 4 and 2 6 ब्लॉक्स में ये फाइल का डेटा स्टोर है. सो फॉर द कन्वीनियंस इट व्यूज द डिस्क एज कंप्राइजिंग ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स. From the hardware point of view, the disk consists of number of sectors. Hardware point of view, disk के पास क्या है? Number of sectors है, tracks and sectors. Okay, सेक्टर्स मतलब सेक्शंस जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है. बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या से देखता है वो कि ये दीज आर द नंबर ऑफ ब्लॉक स्टोर्ड इन वन और मोर सेक्टर्स. तो ब्लॉक्स को जब अगर हमारे फाइल के 4 ब्लॉक्स हैं और वो चारों अलग अलग जगह पे स्टोर्ड है, तो हम जब फाइल रीड करते हैं तो वो 4 ब्लॉक्स में से डेटा रीड होके हमारे फाइल के फॉर्मेट में हमारे सामने आता है. Due to this, operating system has to translate a block number into physical sector number. समझ में आया? हमारे जो फाइल का डेटा है वो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स. बट वो ब्लॉक्स जब रीड करने होते हैं तो ब्लॉक्स वो एक्चुअली कहाँ स्टोर्ड है, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्लॉक नंबर को फिजिकल सेक्टर नंबर के साथ मैप करके रखना पड़ता है. मतलब पता होना चाहिए कि ये ब्लॉक एक्चुअली हार्ड डिस्क के इस सेक्टर में जाकर स्टोर्ड है, क्योंकि obviously हम डेटा स्टोर करके छोड़ देंगे. वी नीड टू रिट्रीव द डेटा, वी नीड टू व्यू द डेटा, वी नीड टू मेक एडिशन, डिलीशंस. सो मतलब वी आर गोइंग टू डील विद दोस ब्लॉक्स. हमारे लिए ब्लॉक्स है क्या है हमें कुछ पता नहीं चलता, बट इट इज द सीन हैपनिंग इन द बैकग्राउंड. सो डिस्क, यहाँ पर
डिस्क के बारे में बात हो रही है, ये ट्रैक सेक्टर्स, ये क्या है अभी हम वो समझेंगे। डिस्क क्या है? डिस्क इज द मेन सेकेंडरी डिवाइस। सी स्टूडेंट्स, अभी जो मेमोरी की बात हो रही है दैट इज सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स योर हार्ड डिस्क। इट इज मेन सेकेंडरी डिवाइस। वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइसेस आर देयर लाइक फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क. Hard disk can be considered as being made up of multiple floppy disks, just put one above the other. Now, हमारा जो डेटा है, हम डेटा को स्टोर करते हैं। आप फाइल बनाते हो एमएस वर्ड, आपने सिंपल सा एग्जांपल लेती हो, एमएस वर्ड आपने ओपन किया, आपने उसमें टाइप किया, पावर ऑफ हो गया, राइट? पावर ऑफ हो गया, लाइट बंद हो गई आपकी, आपका डेटा चला गया। यस, बाय बिकॉज ये बेसिक चीजें भी कुछ बच्चों को पता नहीं होती, इसलिए बता रही हूँ। वो डेटा चला गया, क्यों गया? बिकॉज इट वॉज इन रैम, इट वॉज इन रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज अ टेम्पररी मेमोरी, राइट? टेम्पररी मेमोरी होने की वजह से वो फाइल मेरी स्टोर्ड नहीं थी, इसीलिए वो मेरा डेटा चला गया। बट जैसे ही हम फाइल को स्टोर करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, आपने देखा होगा हम सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव इस तरह से सेव करते हैं उसमें जाके, तो दैट मीन्स वेयर वी आर स्टोरिंग इट, वी आर स्टोरिंग इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जहाँ जो परमानेंट मेमोरी हमारी, मतलब उसमें हमने एक बार डेटा डाल दिया तो वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। ओके, सो सेकेंडरी डिस्क क्या है? ये जो हार्ड डिस्क की बात हो रही है यहाँ पे और फ्लॉपी डिस्क की बात हो रही है, ये सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। Various types of secondary devices are there like floppy disk and hard disk. Hard disk can be considered as being made up of multiple floppy disks. Floppy disk में आपने देखा होगा, floppy disk used to be small, like nowadays we use pen drives ना. Previously जब डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना होता था तो फ्लॉपी डिस्क भी यूज होती थी. इट वॉज अ रेक्टेंगुलर डिस्क, बट उसमें सेंटर में एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल रहता था जहाँ में हमारा डेटा स्टोर होता था. So floppy disk is made up of round piece of plastic material coated with magnetized recording material. The surface of the floppy disk, देखा होगा आपने इस तरह से floppy disk दिखता था. The surface of the floppy disk is made up of concentric circles. अब वो जो magnetized material है जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता था उसकी बात हो रही है कि that used to be made up of concentric circle called tracks. आपने देखा होगा हमारा जो CD, DVD ये सब डिस्क रहती है, when we put it in the CD drive, तो वो क्या होते हैं? They rotate, isn't it? They rotate means what is happening? Data is being read from that. Clear है? So that means that our data is stored in the form of tracks and sectors. It is stored in tracks and sectors. अब क्या है ट्रैक सेक्टर्स? अभी 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा. The surface of the floppy disk is made up of concentric circles called tracks. So surface में वो surface किससे बना हुआ है? concentric circle से, जिसको क्या बोलते हैं? tracks बोलते हैं. Disk can be considered to be consisting of several surfaces. अब हार्ड डिस्क की बात हो रही है यहाँ पर. हार्ड डिस्क में या इवन फ्लॉपी डिस्क में डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क भी होती थी, तो देयर यूज टू बी सरफेसेस, जिस सरफेस पे हमारा डेटा स्टोर होगा, एंड उस सरफेस के बाद कौन से ट्रैक में डेटा हमारा स्टोर होगा. Each of which consists of tracks, means there would be several surfaces, each of which consists of tracks. The tracks are normally numbered from as the outermost track with the number increases inward. Each track is divided into number of sectors of equal size. अब ये देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सी ये एक सरफेस है जिसपे हमारा डेटा एक्चुअली राइट होने वाला है. ओके, देन ये सेकेंड आपको दिख रहा है, देन थर्ड. अब यहाँ पर ये सरफेस के ऊपर दिस इज मेड अप ऑफ concentric circle called as tracks. Okay, then tracks are divided into sectors. You can see this sector, this is a sector. Okay, वही बोल रहा है यहाँ पर that is made up of tracks. Tracks are nothing but the concentric circles on the surface of the recording material and recording surface, and then all those tracks are divided into sections. Clear है? Then tracks को numbering कैसे? Tracks का numbering starts from the outer one and then it goes on increasing by one. Then next, sector capacities may vary, but typically a sector can store up to 512 bytes. So this is your floppy disk. ये hard disk है. Hard disk के various surfaces है. Yeah, this is read and write arm. आपने देखा होगा यहाँ पर. See, this is the hard disk. अगर किसी ने देखा होगा तो this you must have seen this. This is read and write arm. This reads the data from this hard disk and also writes the data. अच्छा, ये constantly moving speed पे रहते हैं and this moves on this surface. So क्या होगा? Desired track या desired sector पर पहुंचने तक हमारा ये डिस्क रोटेट होता रहता है. Clear?
Then double-sided floppy disk have two sides on which data can be recorded. So given sector specified by components of address, surface number, track number and sector number. मतलब जो भी डेटा हमारा स्टोर्ड है उसका एड्रेस कैसे दिया जाता है, सरफेस नंबर कौन सा है, उसमें ट्रैक नंबर कौन सा है एंड देन सेक्टर नंबर कौन सा है. अब आप लोग देख रहे होंगे ट्रैक, सेक्टर, सरफेस ये सब फ्लॉपी डिस्क के साथ भी एप्लीकेबल जा रहे हैं, हार्ड डिस्क के साथ भी. बिकॉज हार्ड डिस्क इज व्हाट, हार्ड डिस्क इज आल्सो यू कैन इमेजिन इट एज अ फ्लॉपी डिस्क. वही कंसेप्ट है बट इट इज one or more surfaces, more floppy disk put one above the other. यहाँ पर हमने अभी अभी ये लाइन पढ़ी थी that hard disk can be considered as being made up of multiple floppy disks put one above the. Okay, now hard disk देख लेते हैं. Hard disk surface is made up of. अब इसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या आएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए 1 मार्क में 4 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आते हैं, उसमें 4 डेफिनेशन आते हैं. पहला डेफिनेशन रहता है हार्ड ट्रैक्स एंड सेक्टर्स. तो ट्रैक्स एंड सेक्टर्स का भी अभी हमने पढ़ा. व्हाट इज ट्रैक? ट्रैक इज नथिंग बट the concentric circle. The surface of the floppy disk is made up of concentric circle called as. Okay, so next each track is divided into number of sectors of equal size. So that is a hard disk surface is made up of concentric circle called tracks. Again वही बात हो रही है, तो this also you can write hard disk surface is made up of concentric circles called as track. Each track is divided into sectors of equal size. हर track की again division कैसे होती है? In sectors, and in उन sectors में operating system data के blocks को store. Okay. Now next क्या है यहाँ पर? The disk drive for hard disk and its read or write mechanism is shown in the figure 1. यहाँ पर देखिए ये disk drive, hard disk के surfaces and read and write mechanism. This is read or write head. This is the diagram from the textbook. इसीलिए यहाँ लिखा है कि 1.3 फिगर में आपको उसका mechanism दिख रहा है. Then read, मैंने even यहाँ पर ज़्यादा better graphics डाले हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, clear view आए कि these are the different surfaces. These are called as platters. Okay, ये platters हैं. ये platters के ऊपर this is the surface and then it is divided into tracks and all the tracks are divided into sectors of equal size. Then यहाँ पर next क्या है? Arm can move in on read or write head for each surface is connected to an arm. ये दिख रहा है? This is read or write head. It is connected to an arm. The arm can move in or out to position itself on any track while disk rotates at a constant speed. ये मैंने आपको बताया कि disk constant speed पे rotate होता रहता है and arm in and out होता रहता है to position itself जिस track के, जिस surface के, जिस track के, जिस sector में उसको data read या write करना. Okay. So now next is reader block. Now यहाँ पर एक छोटा सा example है जिसमें reading है. रीडिंग का एग्जाम्पल है रीडर ब्लॉक. इट इज ट्रांसलेटेड इनटू अ सेक्टर एड्रेस. अभी इसको एक ब्लॉक रीड करना है बट ब्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से तो ब्लॉक है बट वो ब्लॉक एक्चुअली कहाँ स्टोर्ड है. ओके, सो उसके लिए उसका एड्रेस इस तरह से दिया जाएगा दैट surface 1, ट्रैक नंबर 10, सेक्टर नंबर 5. Okay, so this is the target address where the read and write arm should point for reading that particular block. Now read and write head currently कौन से पोजीशन पर है? ये छोटा सा एग्जांपल है just to understand. It is at surface number 0. surface 0 पे है, surface 1 पे actually हमें जाना है. Then track 7 पर है and sector 7 पर है. So move the arm in or out to position on correct track. In or out में arm को move होगा and it will get positioned to the correct track. In this example, actually ये track number 7 पर है, जाना कहाँ है? 10 पर. हमने पढ़ा था in numbering increases जिस तरह से innermost पे. So the time taken to move to correct track is called as seek time. 7th track से 10th track तक read and write arm पहुंचेगी, उसमें जितना टाइम लग रहा है it will be fractions of seconds, you know. The time taken to move to the correct track उसको क्या बोलते हैं? seek time. ये एग्जाम में 1 मार्क में डेफिनेशन आएगा. तो टाइम what is seek time इस तरह से आएगा. define the following tracks and sectors then seek time. seek time क्या है? The time taken by the read or write head to move to the correct track is called as seek time. Clear है इतना? Then next है wait until the desired sector comes under the read or write head as the disk rotates. मतलब disk rotate हो रही है ना अभी,
आमने अपना काम उस करेक्ट ट्रैक पर पहुंच गया, ट्रैक पे पहुंचने के बाद उस ट्रैक के सेक्टर पर पहुंचना है, तो उस उतना वेट करना पड़ता है कि रोटेट होते वक्त वो पर्टिकुलर सेक्टर उस आर्म के नीचे है. सो वेट अंटिल द डिजायर्ड सेक्टर कम्स अंडर द रीड और राइट हेड एज द डिस्क रोटेट. अब इसमें जितना टाइम गया उसको बोलते हैं रोटेशनल डिले और लेटेंसी. सो टाइम टू रीच टू अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑन द ट्रैक इज कॉल्ड एज रोटेशनल डिले और लेटेंसी. देन नेक्स्ट क्या है, अब ये ट्रैक एंड सेक्टर तो हो गया, बट now that read or write head is at proper position, but actually कौन से surface से data read करना है. यहाँ पर हमने देखा कि surface 1 से data read करना है, but surface read or write head का current position क्या है, वो active कौन सा, surface 0. so अब read or write head कौन से surface का activate होना चाहिए, sector number 1 का. so activate read or write head for appropriate surface and read the data. So time taken for this operation for activating the surface of reader write head for that particular surface is called as transmission time. Okay students, so in short simple है, चार चीजें हैं, track sectors, seek time, rotational delay and the transmission time. What is tracks and sectors? The hardest surface is made up of concentric circle called tracks. Each track is divided into fixed size sectors. हो गया ट्रैक सेक्टर 1 मार्क मिल गया. उसमें आपको एक डायग्राम भी बनाना है, this one for showing the tracks and sectors. Okay, then next है wait seek time. Seek time क्या है, the time taken by the read or write head to move to the desired track. Okay, so that is seek time. Then wait until the desired sector comes under the read or write head as the disk rotate. This time is the rotational. Okay, then activate read or write. To activate read or write head of for appropriate surface, the time taken to activate the read or write head for appropriate surface and to read the data, उस टाइम को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन. ओके, सो 4 मार्क्स में ये आ सकता है. इस चैप्टर में से थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं. Now next is allocation methods. Allocation methods means हमारा डेटा, हमारा फाइल्स, जो फाइल है हमारा, फाइल में जो हमारा डेटा है that is stored on the secondary storage device and it is stored in the form of blocks. तो blocks में store होने वक्त allocation method कौन से use होते हैं. Okay, the main aim of the file allocation method. Now see students, allocation जब हो रहा है मीन्स हमारा फाइल जाके स्टोर हो रहा है, एलोकेट हो रहा है, उसको जगह मिल रही है सेकेंडरी मेमोरी में, तो एलोकेशन मेथड कौन सा यूज हो रहा है. एंड एलोकेशन मेथड कि क्या एम होना चाहिए कि कम से कम डिस्क स्पेस में ज्यादा बेटर वे में ज्यादा इफेक्टिवली डेटा स्टोर हो पाए ताकि हम मोर क्विकली उस डेटा को एक्सेस कर पाए. ये लाइन से आपको क्लियर हो जाएगी चीजें. द मेन एम ऑफ द फाइल एलोकेशन मेथड इज हाउ द डिस्क स्पेस इज यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली एंड हाउ द फाइल्स कैन बी एक्सेस्ड क्विकली. ओके, क्या है, हाउ डिस्क स्पेस इज यूटिलाइज इफेक्टिवली मीन्स कितना कम से कम डिस्क स्पेस यूज किया जा सके ताकि हमारा डिस्क स्पेस वेकेंट रहे दूसरी फाइल्स के लिए, दूसरी डेटा के लिए. एंड एक्सेस इस तरह से भी होना चाहिए कि हम जब हम उस डेटा को रीड करने जाए तो फटाफट से हमें डेटा मिल भी जाना चाहिए. क्लियर. सो दो क्राइटेरिया है, दो चीजें हैं जिस पर ध्यान दिया जाता है कि डिस्क स्पेस कम से कम लगे एंड एक्सेस टाइम भी कम से कम लगे. ऐसे नहीं डिस्क स्पेस बहुत कम लग रहा है लेकिन हमने बहुत उधर डेटा स्टोर किया है तो टाइम उसको लेते वक्त बहुत, एक्सेस करते वक्त बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है. सो इट विल नॉट बी दैट फ्रूटफुल. So for the allocation of the disk space to various files, two major philosophies are there. For the allocation of disk space to various files, हमारी फाइल्स को डिस्क स्पेस देने के लिए दो फिलोसफीज यूज हो रही है. कौन सी दो फिलोसफीज हैं, कंटीजियस एंड नॉन कंटीजियस. In this scheme, contiguous means continuous, you can say. Contiguous scheme में क्या है, हमारा जो फाइल है वो कंटिन्यू जगह मांगेगा. Means suppose I have 10 students, अगर उन 10 स्टूडेंट्स को मुझे 10 जगह पर बिठाना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कंपलसरी 10 के 10 चेयर्स वेकेंट चाहिए सो दैट मैं उन 10 के 10 CS के स्टूडेंट्स को एक साथ जगह दे. लेकिन अगर थर्ड प्लेस पे कोई और बैठा हुआ है, अगर फिफ्थ प्लेस पे कोई और बैठा हुआ है तो क्या होगा, बहुत सारी कुर्सियां हैं बट 10 साथ में अवेलेबल नहीं है. गेटिंग. सो कंटिग्यूअस फाइल एलोकेशन में यही है कि जितना भी ब्लॉक्स उस फाइल को स्टोर करने के लिए चाहिए वो ब्लॉक्स हमारे पास कंटिग्यूअस फैशन में अवेलेबल होने चाहिए. मतलब एक वन आफ्टर द अदर 10 ब्लॉक्स होने चाहिए तभी हमारा फाइल स्टोर होगा. देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट बुक क्या बोलना चाह रहे हैं हमें. दिस
scheme, user estimates the maximum file size that the file will grow to, considering the future expansion, and then request the OS to allocate those blocks at the time of creation of file. मतलब this was the method used previously कि फाइल अगर हम बनाने जा रहे हैं तो हमारे फाइल को कितना जगह लगने वाला है, कंसिडरिंग द फ्यूचर एक्सपेंशन, वो देखते हुए हम फाइल के लिए उतना जगह ऑपरेटिंग सिस्टम से डिमांड करेंगे. ओके, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम विल अलोकेट दोज ब्लॉक एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइल. अगर मैंने 10 ब्लॉक्स जितना जगह ऑपरेटिंग सिस्टम से डिमांड किया और मैंने अभी फाइल बनाई, बनाते वक्त मेरी अभी तो सिर्फ 2 ही ब्लॉक बने, तो क्या हो रहा है, बाकी के 8 ब्लॉक मेरे वेस्ट जा रहे हैं. तो क्योंकि वो 10 के 10 ब्लॉक्स उस फाइल को. Okay, so OS normally uses block allocation list. अभी OS कैसे ध्यान रखता है ये सारी चीजों का, कौन सा ब्लॉक फ्री है, कौन सा ब्लॉक के कौन सी फाइल allocated है या क्या, तो उसके लिए OS uses a block allocation list to manage the disk space. The list gives the account of all the blocks on the disk. वो लिस्ट उसको किस चीज का अकाउंट देगी कि ब्लॉक डिस्क में कौन से ब्लॉक्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, और उन ब्लॉक्स में से कौन सा ब्लॉक फ्री है, कौन सा ब्लॉक allocated है, और allocated है तो किस पर. Okay, so it also gives you whether the block is free or allocated. It is more useful to maintain 2 different tables, allocated blocks and free blocks. See, this is the point of view of OS. OS में ये सारी चीजें designed है. We never have come through this. Whenever a new file is created, depending upon the size of the file, operating system can allocate continuous area. If there are multiple free blocks, then which should be chosen? अब यहाँ पर अगर मेरे फाइल को सपोज 4 ब्लॉक की जरूरत है और 4 ब्लॉक एक साथ 4 भी पढ़े, 8 भी पढ़े, 7 भी पढ़े, 5 भी पढ़े, 6 भी पढ़े, तो कौन सा देना है. तो उसके लिए ये टेक्निक्स यूज होते थे, ये मेथड्स यूज होते थे. क्या है, एक बार फिर से पढ़ेंगे. इफ देयर आर मल्टीपल फ्री ब्लॉक्स देन व्हिच शुड बी चोजन, फॉर दैट फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड. नाउ फर्स्ट क्या था, फर्स्ट फिट. ओके, फर्स्ट फिट एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, समझ में आ जाएगा अच्छे से. इफ सपोज फाइल रिक्वायर्स 7 ब्लॉक्स, अगर आपकी फाइल को 7 ब्लॉक्स की जरूरत है, देन OS goes through the block list and allocate the entry which blocks equal or more than 7. मीन्स अगर मेरे फाइल को 7 ब्लॉक्स जितनी जगह की जरूरत है तो OS क्या करेगा, ब्लॉक लिस्ट को गो थ्रू करेगा एंड जहां पर भी फर्स्ट एंट्री चेक करेगा, जहां पर ही 7 या 7 से ज्यादा वाले कंटिन्यू ब्लॉक्स अवेलेबल है वो जगह मेरे फाइल को दे देगा, चाहे वो 7 हो चाहे वो 15 हो. गेटिंग, दैट इज द फर्स्ट फिट का टेक्निक. देन कम्स अप फर्स्ट फिट में ऑब्वियसली अगर फर्स्ट 7 ब्लॉक्स भी खाली हैं बट पहले उसको एंट्री मिली जहां पर 15 ब्लॉक्स खाली है, तो वो वाला ब्लॉक, वो 15 ब्लॉक्स मेरे फाइल को अलॉट हो जाते हैं. तो देन व्हाट हैपेंस, वो बाकी का वेस्ट होता है, isn't it? So then next comes the best fit. For this method, free block list is to be sorted by number of free blocks. अब इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो नंबर ऑफ फ्री ब्लॉक्स की लिस्ट है उसको सॉर्ट करके रखता है. उससे क्या होगा, अगर सॉर्टेड है, समझ गए होंगे आप लोग, अगर सॉर्टेड है दैट मीन्स चेक करेगा कि 7 या 7 से ज्यादा वाला कौन सी एंट्री है और वो एंट्री. 7 या 8 वाला होगा तो 8 वाला उसको देगा. सो वेस्टेज विल बी लेस. It would choose that entry which is the smallest among all the entries, which is equal or little bigger than the required one. मतलब 7 वाला ढूंढेगा, अगर नहीं है तो 7 से सीधा 15 नहीं 10 वाला देगा. Getting, so that's what is called as best fit. Then comes the worst fit. It allocates the free block that is equal to or and larger than our requirement. The main, अब ये क्या है, this is opposite of the first fit, best fit का. इसमें क्या है, रैंडम एलोकेशन होता है. दैट मीन्स whichever is greater than the required, whichever is greater than the required number of blocks, उतना उसको allocate करो. Clear? It allocates free block that is equal to or larger than our requirement. So that is the worst fit. इसमें कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि कितना कम से कम वेस्टेज. ओके. The main disadvantage of this method is space wastage. अभी main disadvantage कौन से method की बात हो रही है, contiguous method की. कौन सी method की, contiguous allocation method की. क्या है ये, the main disadvantage of this method is space wastage हो रहा है and inflexibility. Okay, until the file, inflexibility क्यों है, जब तक फाइल grow नहीं होती maximum size तब तक so many blocks allocated to that file remain unutilized. So lot of space is wasted. Again, if the file, अच्छा ये भी तो possibility है कि अगर मैंने मांगा था 7 ब्लॉक और अब
नीड इतनी है कि मुझे 7 ब्लॉक्स का बेस्ट फिट एल्गोरिथम यूज करके मेरे को 7 ब्लॉक्स का जगह दे दिया. नाउ माय फाइल ग्रोज मोर देन 7 ब्लॉक्स. व्हाट नेक्स्ट? ये मेथड है कंटिन्यूस. कंटिन्यूस मेथड है मतलब मेरा डेटा कंटिन्यू स्टोर होगा. कंटिन्यू स्टोर होगा मतलब ऑब्वियसली मुझे डेटा को कंटिन्यूस एलोकेशन मतलब डेटा कंटिन्यू स्टोर होगा, कंटिन्यू रिट्रीव होगा. इसमें देखो रिट्रीवल टाइम, एक्सेस टाइम बहुत कम लगेगा क्योंकि पता है ये फाइल रीड करना है, ये फाइल को 7 ब्लॉक है और वो सातों एक दूसरे के बाद बाजू बाजू में स्टोर्ड है, तो रिट्रीवल टाइम बहुत कम. Okay, so if the file grows more than the predicted maximum, it creates a real problem and next blocks have been say allocated to another file. Next blocks है ही नहीं अभी file, so it creates a real time problem. Okay, तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है फॉर कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन. ये देखिए डायरेक्टरी में जैसे ही फाइल बन रही है, फाइल की एंट्री हो रही है, फाइल का काउंट से, फाइल का नाम है काउंट नाम की फाइल है, एंड स्टार्ट कहाँ हो रही है? स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द 0th ब्लॉक एंड लेंथ मेंटेन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो साइज बताने की जरूरत नहीं है, लेंथ बताए तो भी चलेगा क्योंकि पता है 0 ब्लॉक से स्टार्ट हो रही है तो टू उसका लेंथ है मतलब 2 ब्लॉक्स का जगह उसने लिया हुआ है एंड इट इज कंटिन्यूअस मेथड. तो 0 and 1, 0 and 1 ये 2 ब्लॉक्स में वो डेटा वो फाइल जाके स्टोर हुई होगी. ओके, टीआर अगर फाइल है सो फाइल टीआर है, स्टार्ट कहाँ है, कौन सा ब्लॉक फ्री था? 14 ब्लॉक फ्री था. 14 और साइज इसका लेंथ क्या है? 3, सो मींस 14, 15 एंड 16 पे टीआर फाइल स्टोर. ओके, सो दिस वे जो भी फाइल आप देखोगे कंटिन्यूअस ब्लॉक्स उसने लिए हुए हैं यहाँ पर, राइट ना. अब अगर यहाँ पर देखो एक फाइल आती है जिसको 10 ब्लॉक्स का डेटा चाहिए, 10 ब्लॉक्स जितना डेटा है उसका, तो 10 ब्लॉक्स उसको चाहिए. यहाँ पर हमारे पास 10 ब्लॉक्स है, जी हाँ बिल्कुल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बहुत सारे ब्लॉक्स है, लेकिन कंटिन्यू 10 ब्लॉक आपको कहीं पे भी दिख रहे हैं क्या? ये देखिए ये 6 ब्लॉक्स. सो दिस इज कॉल्ड इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. जगह होते हुए भी कंटिन्यू जगह नहीं है एंड मेथड इज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, तो हम blocks allot नहीं कर पा रहे. That is called as external fragmentation. There is one more drawback, that is internal fragmentation. Internal fragmentation का example मैं अगर आपको बताऊं तो suppose अगर ये एक एक KB के blocks है, for example अगर ये blocks 1 KB के हैं and एक जो फाइल आ रही है डेटा उसमें सिर्फ 512 MB जितना डेटा है, सॉरी 512 बाइट्स जितना है, हाउ बाइट्स MB नहीं, 512 बाइट्स जितना डेटा है. ये ब्लॉक 1 KB का है लेकिन जो डेटा है वो 512 बाइट्स का ही है, मतलब उसको एक ब्लॉक तो देना ही पड़ेगा ना. तो दिस इज इन दिस मेथड या तो पूरा ब्लॉक दिया जाएगा या तो बिल्कुल कुछ नहीं दिया जाएगा, राइट ना. सो पूरा ब्लॉक दे दिया उसको 1 KB का, उसने 512 बाइट्स का डेटा स्टोर किया एंड उसी ब्लॉक के अंदर छोटा सा होल या छोटा सा स्पेस बच गया, छोटा सा फ्रेगमेंट बच गया जिसको इसलिए इसको बच गया जिसको हम यूटिलाइज भी नहीं कर सकते. सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. जितना ब्लॉक का साइज है उससे कम भरा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. बहुत सारी जगह वेकेंट है बट अलग अलग जगह पर है, कंटिन्यूअस नहीं है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. क्लियर है ना. ये इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हम आगे भी करने वाले हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में. नाउ नेक्स्ट इज, अब कंटिन्यूअस के ड्रॉबैक्स हमने समझे. यहाँ पर ड्रॉबैक है लेकिन बेनिफिट भी है. बेनिफिट क्या है? एक्सेस टाइम बहुत कम है. भले ही डिस्क स्पेस वेस्ट हो रहा है बट एक्सेस टाइम बहुत है. अगर अभी तो देखो यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा डिस्क स्पेस है तो हार्डली इट मैटर्स, टाइम ज्यादा मैटर करता है. ओके, यहाँ पर टाइम कम लगेगा. क्यों टाइम कम लगेगा? क्योंकि कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है. अगर एक फाइल का स्टार्टिंग एड्रेस मिला, लेंथ मिला, वहीं पे एक जगह पर डेटा स्टोर है and it can be easily accessed. Now non-contiguous allocation. Considering the problems in contiguous allocation, this method is evolved. In this, इस मेथड में जिस फाइल का कितना साइज होने वाला है, मतलब मैक्सिमम फाइल का साइज does not have to be predicted at the beginning. मतलब आपको पहले से साइज कितना है बताना नहीं है. पहले से क्यों बताना पड़ रहा था? क्योंकि उतनी जगह उसको एक साथ चाहिए स्टूडेंट्स. अभी मेथड ही बदल गया, नॉन कंटिन्यूअस. मतलब अभी जैसे जैसे फाइल ग्रो होगी वैसे वैसे उसको ब्लॉक्स न्यू अलॉट किए जाएंगे. मतलब जैसे जैसे अगर 2 बच्चे CS के आए, बिठा दिया. तीसरा IT का आया, 3rd पोजीशन पे बिठा दिया. 4th वाला बच्चा IT का आया, IT वाले को बिठा दिया. अगेन 3 बच्चे CS के आए तो मैंने 5th, 6th एंड 7th पोजीशन पर मैंने CS के बच्चे को बताया. और लेकिन सेकेंड बच्चे को अब जब मेरे को सिर्फ CS के बच्चों के पास जाकर उनसे सपोज साइन लेना है, अटेंडेंस पे साइन लेना है, तो मैं कैसे जाऊंगी? पहले फर्स्ट के पास जाऊंगी. फर्स्ट वाला सेकेंड वाले के पास भेजेगा. सेकेंड वाला बोलेगा नहीं ये IT का इधर नहीं जाना है, आपको अभी सीधा 5th पे जाना है. गेटिंग? सो दिस इज चेन्ड और लिंक्ड एलोकेशन, इसका ये मेथड है.
देन इंडेक्स पे हम आते हैं इसके बाद। सो यहाँ पर क्या होगा, नॉन कंटिग्यूस मेथड है, मतलब आपका एक ही फाइल का डेटा यानी ब्लॉक्स ऑफ डेटा विल नॉट बी स्टोर्ड कंटिन्यूसली, इट विल बी स्टोर्ड एट वेरेवर द फ्री स्पेस इज अवेलेबल। बस अभी फ्री स्पेस मतलब रैंडमली कहीं पे भी स्टोर है तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना लिंक मेंटेन करने के लिए कि नेक्स्ट डेटा कहाँ पड़ा हुआ है। ओके, सो वो देखेंगे हम आगे क्या है। So the file can grow with the time as per the need in non-contiguous allocation. This reduces the wastage of space नहीं होगा, right? And OS system automatically allocates additional blocks as per requirement without aborting the program. So there are two methods for implementing this allocation, this non-contiguous, chained or linked allocations भी बोलते हैं इसको, and indexed allocation. ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स है जिसमें ये यूज हुआ करता था। नाउअडेज अभी के जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है दे यूज इंडेक्स्ड एलोकेशन। नाउ चेन्ड एलोकेशन और लिंक्ड एलोकेशन का क्या मीनिंग है यहाँ पर देखो, इसके भी ड्रॉबैक्स है इसीलिए ये यूज नहीं होता है। दिस इज नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन, ये तो हमने समझ लिया, मस्त डेटा कहीं पे भी जाके स्टोर हो सकता है, लिंक बना दिया, नॉन कंटिग्यूअस है, कहीं पे भी जहां जगह मिली वहां बैठ गया जाके डेटा और रीड भी कर सकते हैं। This is non-contiguous allocation. So next block is traversed using pointer field, which gives the address of the next block in the same file. मतलब नेक्स्ट ब्लॉक पे आप कैसे जाओगे, पॉइंटर के थ्रू जाओगे जिसकी एड्रेस आपको दी, हर प्रीवियस ब्लॉक नेक्स्ट ब्लॉक की एड्रेस देता जाएगा कि इस फाइल का नेक्स्ट ब्लॉक कहाँ है, यहाँ है। ओके, सो आपको अगर याद होगा तो ये लिंक लिस्ट की तरह, ये डेटा स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको लिंक लिस्ट करवाया था। लिंक लिस्ट में एक स्टार्ट वेरिएबल रहता है, स्टार्ट वेरिएबल में पहले नोड का एड्रेस रहता है, पहले नोड के पास स्टार्ट वेरिएबल हमें पहुंचाएगा, वो नोड से डेटा रीड करने के बाद वही नोड बताएगा कि अगला नोड कौन सी एड्रेस पर है। उस नोड के दो पार्ट्स थे, द इन्फो पार्ट एंड द लिंक पार्ट। इन्फो वुड गिव द इंफॉर्मेशन एंड लिंक वुड गिव द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ये वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। Next block is traversed using pointer field, which gives the address of the next block in the same file. उसी फाइल के अगले ब्लॉक कहाँ पर है उसका एड्रेस वही पॉइंटर देते हैं, कौन देता है, पिछले वाले ब्लॉक। So in DOS, these pointers are kept externally in a file allocation table, fact table. This was the file allocation table. File allocation table, fact system use होता था DOS में. In MS DOS, file allocation table is used. In this scheme, the block can have 512 or 1024 bytes. हर ब्लॉक में 512 बाइट या 1024 बाइट डेटा स्टोर होता था। एज अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, फाइल ए हैज बीन एलोकेटेड ब्लॉक्स एज 5, 7, 3, 6, 10। मतलब एक फाइल है, फाइल ए, उसको कौन से ब्लॉक्स एलोकेटेड है, 5, 7, 3, 6, 10। फाइल बी है, उसको ये ब्लॉक्स एलोकेटेड है, फाइल सी, उसको ये ब्लॉक्स एलोकेटेड है। द फाइल डायरेक्टरी एंट्री फॉर दीज फाइल्स हैव बीन मेड लाइक दिस। अब देखो डायरेक्टरी एंट्री हो रही है, डायरेक्टरी एंट्री में क्या आ रहा है, फाइल का नाम आ रहा है फाइल ए एंड उसका स्टार्टिंग एड्रेस आ रहा है, क्या स्टार्टिंग एड्रेस है, 5 के बाद जाने के बाद पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या है, 7 पर है डेटा, 7 बताएगा कि नेक्स्ट डेटा कहाँ पर है, 3 पर है, 3 में डेटा रीड होगा एंड एड्रेस पता चलेगा कहाँ पर है, 6 पर है, 6 पे आने के बाद पता चलेगा कि नेक्स्ट इसी फाइल का नेक्स्ट ब्लॉक 10 एड्रेस पर, तो 10 एंड देन वहां पर डेटा रीड होने के बाद बोलेगा EOF मतलब एंड ऑफ फाइल। आई बात समझ में। सो दिस मीन्स एक ही फाइल टुकड़ों टुकड़ों में मेमोरी में स्टोर्ड है एंड लिंक मेंटेन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ। ओके, अब यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज है कि अगर आपको उस फाइल के पर्टिकुलर रिकॉर्ड के पास जाना है, किसी अलग ब्लॉक का डेटा, किसी इन बिटवीन ब्लॉक का डेटा रीड करना है तो क्या होगा, तो आपको सब ब्लॉक्स को ट्रैवर्स करके आएगा। अगर आपको 5th ब्लॉक का डेटा रीड करना है तो आपको 1st ब्लॉक, 2nd ब्लॉक, 3rd ब्लॉक, 4th ब्लॉक तक जाना पड़ेगा क्योंकि 4th ब्लॉक ही आपको एड्रेस बताएगा। क्लियर? सो दिस वाज द डिसएडवांटेज। ना उसके बाद इसीलिए आया इंडेक्स्ड एलोकेशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक ब्लॉक में, यहाँ पर कैसे है, हर ब्लॉक अगले ब्लॉक का एड्रेस देगा। यहाँ पर एक फाइल कि कहाँ पर कौन से ब्लॉक नंबर्स में जाकर बैठा हुआ है, उन ब्लॉक नंबर्स का पूरा इंडेक्सिंग बना जाएगा। हम कैसे बुक में पहले पेज पे इंडेक्स रहता है, दिस चैप्टर, दिस पेज, दिस चैप्टर, तो आपको पूरा जाने की जरूरत है क्या, नहीं, राइट। तो आपको पता चलेगा कि अगर मुझे यहाँ जाना है तो उसके लिए ये पेज नंबर रहता है बुक में। द सेम वे इंडेक्स ब्लॉक रहेगा एक, उस ब्लॉक में इस पर्टिकुलर फाइल, ये पर्टिकुलर फाइल कौन से ब्लॉक्स में स्टोर्ड है उनके एड्रेसेस रहेंगे।
in simple terms. Okay, देखते हैं. Index of blocks is maintained. Okay, it is externalized list of pointer. External एक list है. Then the file directory entry should point to that index. फाइल जो डायरेक्टरी एंट्री बनेगी फाइल के नाम ने वो किसको पॉइंट करेगी, उस इंडेक्स वाले ब्लॉक को पॉइंट करेगी. उस इंडेक्स वाले ब्लॉक में सब ब्लॉक्स की बाकी की एड्रेसेस मिलेगी. एक इसके बाद डायग्राम है, उसमें एकदम पिक्चर परफेक्ट क्लियर हो जाएगी चीजें. इंडेक्स इज मेंटेन्ड इन वेरियस वेज. फॉर एग्जांपल फॉर अ फाइल लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स इज एज फॉलोज. ये देखो डायरेक्टरी एंट्री, फाइल का नाम है जीप, और ये फाइल जीप कौन से इंडेक्स ब्लॉक को पॉइंट कर रही है, 19 को. ये देखो ये 19 को पॉइंट कर रही है. 19 के पास है कि डेटा कहाँ कहाँ पर स्टोर, 9 16 1 0 25 एंड देन इनवैलिड एड्रेस मींस दैट एंड ऑफ द फाइल. क्लियर है? सो दिस वाज इंडेक्स्ड एलोकेशन. Okay, in the next video we will be doing file organization. These are the different access methods. तो वो next video में हम cover करेंगे. I hope इतना आपको समझ में आया. तीनों allocation के method. Contiguous में क्या था? Contiguous memory, contiguous allocation of the files. Contiguous allocation means data जो भी जगह चाहिए continuous चाहिए. Then non-contiguous में दो methods थे, chained and then indexed. Chained में क्या है, एक ब्लॉक के पास जाएंगे वो डेटा देगा एंड नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस देगा. Index में index of blocks we will be getting it and at one block. Okay, so this much is there for today's video. See you all in the next video. Bye, take care.